अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लॉ गेट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज हम इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस को देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका कोर्स क्या है। एचईसी के मुताबिक ये आप देख सकते हैं एचईसी की वेबसाइट पे लॉ गेट का सिलेबस। तो हम चलते हैं इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस पे। तो जूरिस्प्रूडेंस बाय सर जॉन सालमन फॉर एलएलबी स्टूडेंट। सो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको इसमें आएंगे। ठीक है, 5 इंग्लिश में से आएंगे, 5 आएंगे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में से। टोटल 10 मार्क्स है, लेकिन इसके 5 मार्क्स है। अब ये जो बुक है इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 800 प्लस 800 के लगभग इसमें पेजेस है। जैसा कि आपको मालूम है, जो हमने सीपीसी किया है, सीआरपीसी किया है, क्यूएसओ की है, प्रोफेशनल एथिक्स की है, तो उसमें सब ने हमने बेरेक्ट में से हमने इसकी प्रिपरेशन की है। हमने ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, हमने सारे लॉज, हमने रूल्स, सेक्शन, ऑर्डर्स बेरेक्ट से पढ़े हैं, उसको समझा आसान अल्फाज में, साथ उसकी इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स देखी है। ठीक है, तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। लेकिन इसमें मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप ये सिर्फ 5 मार्क्स के लिए पूरे 800 पेजेस पढ़े, तो ये वैसे भी अक्लमंदी नहीं होगी। बहरहाल इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं या जो आ रही हैं, जिसकी बेसिस पे मैंने ये क्रैश बुक बनाई है, तो हम इसको देखेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके 3 से 4 मार्क्स या हो सकता है 5 भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का वर्ड अगर आप देखें तो उसके साथ साथ मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस और वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस ये सेम सेम इसका मीनिंग है। जिस तरह एक बंदे का मिसाल है कि किसी बंदे को असल नाम है, तो फ्रेंड्स जोन से उसको किसी और नाम से बुलाते हैं, घर वाले प्यार से किसी और नाम से, मतलब 2-3 नाम उसके हैं, बंदा तो एक ही है। इसी तरह ये इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस और वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस सेम थिंग है। ठीक है, तो अब जो भी आपको एग्जाम में अमूमन क्वेश्चंस आएंगे वो इस पैटर्न के हिसाब से आएंगे, एज पर द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ जॉन साल्मंट। ठीक है, आगे उसने वो बताया होगा कि मतलब उसके मतलब जो साल्मन के मुताबिक मतलब उसमें स्टेटमेंट दी होगी आगे, ये चीज़ होनी चाहिए या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो आपने एमसीक्यू में से सेलेक्ट करना है फिर राइट ऑप्शन को। ठीक है, ये बेसिकली पैटर्न होगा। अब जो जूरिस्प्रूडेंस है, अगर हम इसको देखें कि ये लफ्ज़ बना कैसे है, तो ये जुरिस और प्रूडेंशिया से आया है। जुरिस का मतलब है लॉ, प्रूडेंशिया का मतलब है नॉलेज। तो जूरिस्प्रूडेंस प्रूडेंस का मतलब बना नॉलेज ऑफ लॉ, और ये लेटिन टर्म है। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ एंड दिस इज अ लेटिन टर्म। अच्छा, तो इट इज़ अ मदर ऑफ ऑल लॉज। अब आगे जो सा है, अगर आप ये देखें कि हम इसके अंदर बेसिकली लॉज नहीं पढ़ते, हम नॉलेज ऑफ लॉ कि लॉ बना कैसे। अब ये देखिए पीपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, तो ये लॉ है। और नॉलेज ऑफ लॉ क्या है? जूरिस्प्रूडेंस। ये लॉ कैसे बना, मतलब पीपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी लॉ कैसे बना, जो इसका नॉलेज है उसको हम कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस। और जूरिस्प्रूडेंस लॉ नहीं है, ये साइंस ऑफ लॉ है, फिलोसफी ऑफ लॉ मेकिंग है। कानून बनता किस तरह है, कानून का माखज़ का है, क्या सोर्स है, कोई भी लॉ किस तरह बनता है, ये बेसिकली हम जूरिस्प्रूडेंस में देखते हैं। तो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो क्वेश्चंस और पॉइंट्स को देखेंगे बेसिकली। अच्छा, ये वही चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है वो है सोर्सेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। आपने ब्रैकेट में देखा होगा अकॉर्डिंग टू सालमंड। तो क्योंकि हमारे लॉ एक्ट में सालमंड के हवाले से ही सारी बात की गई है, तो उसी की बुक से हमने देखनी, जो उसके मुताबिक सोर्सेज है हम वो देखेंगे। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट देयर आर मोर सोर्सेज, ओके, बट वी विल सी ओनली दो सोर्सेज विच आर अकॉर्डिंग टू जॉन सालमंड। अच्छा, तो सालमंड साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 4 मेन सोर्सेज हैं, 4 मेन सोर्सेज हैं। सबसे पहले लेजिस्लेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट, फिर है प्रेसिडेंट, फिर है कस्टम, और फोर्थ पे है ज्यूरिस्टिक ओपिनियन। ठीक है, तो
ये जो से है ये सोर्सेज है, ठीक है। अब इसके अंदर अब इसके अंदर सबसे पहले जो लेजिस्लेशन आती है। अब लेजिस्लेशन बेसिकली लॉ मेकिंग, ठीक है, जिसमें इंसान खुद कानून बनाते हैं। तो जिस तरह हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, तो कोई भी कानून वहाँ से पास होता है, ठीक है। तो ये लेजिस्लेशन। और इसी तरह जो प्रेसिडेंस है, तो प्रेसिडेंस बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं कि कोई एक फैसला जो पहले हो चुका हो, ठीक है, उसका आप हवाला दे रहे हैं और आप बताते हैं कि ये सेम सिनेरियो था और फलान जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला फैसला किया था। तो अब जो सा ये केस है इसमें भी सारी ये चीज़ें हैं, लिहाजा इसका भी फैसला उसी तरह किया जाए। इसको हम कहते हैं प्रेसिडेंस, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके अंदर जो सबसे ओल्डेस्ट जो सा है ना सोर्स, वो है कस्टम, ठीक है। सबसे ओल्डेस्ट सोर्स है इसका कस्टम। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। लेजिस्लेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स अनलाइक इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस वेयर कुरान एंड सुन्ना डोमिनेट। तो इसका ये मतलब है कि इस्लामिक में तो हमारे सोर्सेज जो से कुरान और सुन्ना है, उसी के मुताबिक हम फैसले करते हैं, ठीक है। तो इस्लामी असूल फ़िक़्ह के मुताबिक जो भी है हम वो फैसला करते हैं कुरान और सुन्नत के हिसाब से। कहते तो हम यही है कि हमारा जो पाकिस्तान है वो इस्लामिक मुल्क है, और यहाँ पर हमारे आइन में भी ये लिखा हुआ है। और लेकिन हमने हमारे यहाँ पर जो भी लेजिस्लेशन होती है वो पार्लियामेंट से ही अप्रूव होती है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो वही जो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले जी, अब हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन की कितनी टाइप्स हैं। एक तो सुप्रीम लेजिस्लेशन है, फिर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है। अब सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या है। सुप्रीम लेजिस्लेशन वो लेजिस्लेशन है जो सॉवरेन पार्लियामेंट से बनती है। जैसे कोई नेशनल असेंबली कोई एक्ट पास कर दे, ठीक है। तो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या है। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन ये मेड बाय इंस्टीट्यूशंस अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। Subordinate legislation includes autonomous, judicial, local, colonial, executive। अच्छा, अब ये समझ लें कि लेजिस्लेशन की दो काइंड्स हैं। जिसमें फर्स्ट जो काइंड है वो है सुप्रीम लेजिस्लेशन, और सेकंड है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। तो सुप्रीम जो सा है वो पार्लियामेंट से पास होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, बाकी पार्लियामेंट अगर किसी को आगे इख्तियार देता है तो वो कोई भी अगर कानून बनाता है उसे हम कहते हैं सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, जी। अब इसके अंदर हम सबॉर्डिनेट में हम देखें तो जिस तरह ऑटोनोमस लेजिस्लेशन है, जो अदारे खुद कानून बनाते हैं, इस तरह आर्मी हो गया, यूनिवर्सिटीज़ होती है अपने रूल बनाती हैं, ठीक है। और लोकल में आप कह लें कि LDA, FDA एट्सेट्रा जो लोकल रूल्स बनाते हैं। मिसाल है कि इसके अंदर अगर हम कहते हैं कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई बिल्डिंग रेगुलेशंस करती है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी मेकिंग बिल्डिंग रेगुलेशंस, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो कॉलोनियल जोन से है। सबसे पहले तो कॉलोनियल के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। तो कॉलोनी बेसिकली उसको कहते हैं कि जब कोई एक मुल्क किसी दूसरे पर कब्जा कर लेता है, या तो वो उसको अपनी कॉलोनी बना लेता है, ठीक है। तो अब जब वो वाला मुल्क अपने किसी मकबूजा मुल्क के लिए कानून साजी करे, तो इसे हम कहते हैं, कौन सी लेजिस्लेशन हम इसे कहेंगे, फिर इसको हम कहेंगे कॉलोनियल लेजिस्लेशन, ठीक है। जिस तरह यूके ने
या बरतानिया ने जो कानून पाकिस्तान के लिए बनाए, इसको हम नाम देते हैं कॉलोनियल लेजिस्लेशन। ठीक है, तो जी ये इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी ये चीज़ आपने इसका ध्यान रखना है कि हाँ जी, कि सुप्रीम लेजिस्लेशन जो होता है वहाँ से कोई ऑर्डर, मिसाल है कि अगर हम कहें कि जब कोई सबॉर्डिनेट अदारा अपनी पावर एक्सरसाइज करे जो सुप्रीम ने उसको दी है, तो वो बन जाती है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, तो अब इस सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के तहत बने रूल्स, जिसको अब अगर अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह आपने लॉ गेट का एग्जाम पास करना है, ये तो ये पार्लियामेंट में तो नहीं ये बनाया ना कानून के लॉ गेट को पास करना है फिर लाइसेंस मिलेगा आपको। अब ये सुप्रीम लेजिस्लेशन ने अथॉरिटी दी है आगे पाकिस्तान बार काउंसिल को, उन्होंने फिर ये आगे अपने जो पावर्स हैं, ठीक है, जो डेलीगेट अथॉरिटी है उनको वो यूज़ किया। अब वो है पाकिस्तान बार काउंसिल सबॉर्डिनेट किसके, पार्लियामेंट के। ठीक है, तो वो जो कानून बनाएंगे उन्होंने कही ये चीज़ रखी है कि अगर कोई लॉ गेट के मार्क्स जो से उसकी 50 होती हैं तो वही वो लाइसेंस हासिल करने के लिए काबिल होगा। तो इसको आप समझे ये है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, तो इस सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के तहत बने रूल्स, जिसको नाम दिया गया आप कहते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल लीगल एजुकेशन रूल्स। ठीक है, और हाँ उसके तहत इन्होंने तब्दीली की है किसमें, पाकिस्तान बार काउंसिल प्रैक्टिशनर रूल्स 1976, उसमें तब्दीली की है और उसमें ये लाजम कर दिया गया है कि आपने लाइसेंस या हसूल के लिए लॉ गेट का एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। तो ये एक एग्जांपल होगी इसकी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की। ठीक है, अब सुप्रीम से हमेशा सबॉर्डिनेट को कंट्रोल किया जाएगा। तो सुप्रीम से सबॉर्डिनेट को ख़त्म भी किया जा सकता है, लेकिन वाइस वर्सा नहीं होगा, सबॉर्डिनेट से सुप्रीम को ख़त्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम लेजिस्लेशन हमेशा सॉवरन करता है। अब पार्लियामेंट सॉवरन होता है तो पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम लेजिस्लेशन करते हैं। ठीक है, बाकी हमने सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की काइंड देख ली, तो मज़ीद हम इसको आगे देखते हैं कि हमने करना है। हाँ, ये क्वेश्चन एक आ सकता है कि सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन में कौन कौन सी लेजिस्लेशन इंक्लूडेड है। तो ऑब्वियसली आपने ये कहना है कि इसका आंसर ये है कि लोकल भी है, उसमें कॉलोनियल भी है, ऑटोनोमस भी है, जुडिशल भी है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव भी है। अच्छा, सो जुडिशल में यही है कि कोर्ट जो से वो एग्जांपल आप ये कह लें कि कोर्ट्स फ्रेमिंग प्रोसीजरल रूल्स। ठीक है, कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे कोई भी उसमें जो भी उन्होंने मामला अपने पूरे करने हैं कोर्ट ने, कि कैसे कैसे चीज़ें जो सी होंगी। अच्छा, अभी हम आगे देखते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, ये लेजिस्लेशन के अंदर हमने सुप्रीम लेजिस्लेशन पढ़ी और हमने सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन पढ़ी। सेकंड जो सा सोर्स है वो है प्रेसिडेंट। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट क्या चीज़ है। प्रेसिडेंट डिसीजन है कोर्ट का जो लॉ का हिस्सा बन जाता है और फ्यूचर केसेस के लिए वो वहाँ से हम गाइडेंस ले सकते हैं। डिसीजन ऑफ द कोर्ट विच बिकम्स पार्ट ऑफ द लॉ एंड गाइड्स फ्यूचर केसेस। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, सो आप कह सकते हैं अदालत का वो फैसला है कि उसको इतना इम्पोर्टेंट समझा जाता है कि उसको लॉ की किताब के अंदर लिख दिया जाता है। अब इस तरह आपने ये पढ़ा होगा PLD SCMR, बेसिकली ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसका क्या मतलब है। PLD पाकिस्तान लॉ डिसीजंस, SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू। ये बेसिकली क्या है, ये लॉ रिपोर्ट है और भी और a book or record where important judgments of the Supreme Court of Pakistan, high courts and other superior courts are published.
एग्जाम्पल PLD 1972 SC 139, इसका क्या मतलब होगा कि केस डिसाइड हुआ था 1972 में। किसने डिसाइड किया था? सुप्रीम कोर्ट ने। और उसका पेज नंबर क्या है? 139 PLD के अंदर, पाकिस्तान लॉ डिसीजंस। इस तरह SCMR उनसे सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, ये भी लॉ रिपोर्ट है, बट ये सिर्फ पब्लिश करता है इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एवरी मंथ। आप ये कह सकते हैं कि 1994 SCMR 1023, इसका क्या मतलब है? केस डिसाइड हुआ था 1994 में, पब्लिश किया गया था SCMR में, और पेज नंबर है उसका 1023। So in short, PLD covers Supreme Court and High Court judgments, whereas SCMR covers only Supreme Court judgments. Both are used to cite case law in legal arguments and court proceedings. तो केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वकील भी वही अच्छा माना जाता है कि जिसको केस लॉज पता हो, जो बता सकते हैं कि ये तब ऐसे फैसला हुआ था, तो अब जो सा हमारे मुकदमे का भी सेम सिनेरियो है, तो यही फैसला होना चाहिए। सो आला अदालतों के जो फैसले होते हैं, जो किसी कानून की तशरीह करते हैं, और लोअर कोर्ट्स हमेशा उसके मुताबिक अपना फैसला करने के पाबंद होते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के भी टू टाइप्स हैं। सबसे पहले तो उसकी अथॉरिटेटिव है, फिर परसुएसिव है। ठीक है। अथॉरिटेटिव, जिस तरह आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग ऑन कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, आर्टिकल 191 के मुताबिक। ठीक है। तो आर्टिकल 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला है, उसके मुताबिक, उसकी रोशनी में ही सारे फैसले मातहत अदालतें करेंगी, अथॉरिटेटिव। अब परसुएसिव वो होता है जो बाइंडिंग ना हो, नॉट बाइंडिंग, कोर्ट में एक्सेप्ट और इग्नोर, फॉर एग्जांपल इंडियन केस लॉ, हाई कोर्ट डिसीजंस ऑफ अनदर प्रोविंस। अब इसकी मिसाल ये ले लें कि जिस तरह आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो लॉज है, वो लगभग काफ़ी मिलते हैं। मतलब आप देख लें, अगर CPC देख लें, PPC देख लें, ठीक है, तो एक आधा नाम डिफरेंट होंगे, लेकिन मेजोरिटी जो से हैं वो रूल सेम ही है। तो वहाँ पर अगर कोई केस होता है किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में, और वहाँ के जो जो जज फैसला करते हैं, तो क्या हमारे जो से पाकिस्तान के जज हैं उनके लिए प्रेसिडेंट है? तो वो हो सकता है, लेकिन वो अथॉरिटेटिव नहीं होगा। वो ज़रूरत नहीं है कि, ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे जो सी है अदालत उसको लाजमी माने, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे तो वो बाइंडिंग होता है। तो ये डिफरेंस है परसुएसिव में और अथॉरिटेटिव में। सो अगर वो समझेगी तो अदालत हमारी कि ये ठीक है, मानना चाहिए तो मान लेंगी। अगर वो समझेगी कि नहीं, ज़रूरत नहीं मानने की, तो वो नहीं मानेगी। ठीक है। अगर वो, मिसाल है कि इंडिया में कोई जज अगर फैसला करता है, तो उसको मानना या ना मानना ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पे है। अच्छा, तो अब इन शॉर्ट आप ये समझिए कि परसुएसिव वो होता है जिसको मानना ना मानना कोर्ट की मर्जी हो। अथॉरिटेटिव वो है जिसमें अदालत के पास कोई भी ऑप्शन ना हो। ठीक है। अच्छा, तो ये हमने, ठीक है, इसका कर लिया। अब इसमें आप ये भी देखें, ठीक है, कि अगर यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट कोई फैसला करता है, और कराची या सिंध हाई कोर्ट जो है, वो उस उसकी जजमेंट को अब मान भी सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो ना माने। ठीक है, क्योंकि वो सेम लेवल पे है। अब उनके लिए ये अथॉरिटेटिव नहीं होगा, ये परसुएसिव होगा। चाहे तो मान लें, चाहे तो वो खुद अपना फैसला करें, बाइंडिंग नहीं है। ठीक है। बाइंडिंग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो तो वो अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंस है। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जजमेंट। जजमेंट्स के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ये आप वर्ड याद कर लें और इसका मीनिंग याद कर लें। रेशियो डिसेंडी, द लीगल रीजन ऑफ द डिसीजन, ये होता है बाइंडिंग। ठीक है।
अब अब देखें ना कि जो भी कोई फैसला होता है, जजमेंट होती है, उसको वो जजमेंट तो काफ़ी बड़ी होती है ना, काफ़ी उसके पेजेस होते हैं। अब आपका ख्याल से उस सारा कुछ जो सा है उसके अंदर जो मेन उसकी बात होती है ना, असल रीज़न, रीज़न ऑफ डिसीजन, दैट इज़ कॉल्ड रेशियो डिसेंडिंग। ठीक है। अब जजमेंट में जो दूसरी बातें होती हैं, ठीक है, मतलब कैसे हुआ सारा मामला, क्या हुआ, कौन आया, कैसे पेश हुआ, कौन सा विटनेस आया, एट्सेट्रा, इधर उधर की बातें जो होती हैं, इसे कहते हैं ओबिटल डिक्टा, इरेलीवेंट फैक्ट्स। आई थिंक मैंने शायद वो नीचे लिख दिया, एक मिनट जी। बाय द वे, रिमार्क्स नॉट बाइंडिंग, इरेलीवेंट फैक्ट्स। ठीक है। तो ये जो सा है, ये दो जो सी टर्मिनोलॉजीज आप देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अच्छा, नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। ये भी हमने कर लिया। ठीक है। दो स्टेयर, या आप एक और वर्ड देख सकते हैं, स्टेयर डिसाइसिस। स्टेयर डिसाइसिस बेसिकली इसका ये मतलब है, आप इस तरह देखें ना कि स्टेयर थ्री डिसाइसिस के आप ने स्टैंड करना। ठीक है। टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड, अदालत के डिसीजन के साथ खड़ा होना। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, जो अगर आप इसकी एग्जांपल ले लें, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को ये कहती है कि फ़लानी चीज़ कोई ये चीज़ फॉलो करनी है, और अगर आप वो नहीं करते, ठीक है, तो लेट्स सपोज अब ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराती, पॉलिटिकल पार्टी, तो वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर डी नोटिफाई कर दी जाएगी। ठीक है। तो अब ये जो सा है चीज़, इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आगे ऐसी है फिर जो नहीं कराती, तो वो कहें कि आप हमारा फाइन फून कर दे और हमें जो है ना वो जाने दें, तो ऐसे नहीं होता है। आपने स्टैंड बाय द डिसीजन, टू स्टैंड व्हाट इज डिसाइडेड, इसको कहते हैं स्टेयर डिसाइडेड। अच्छा, दूसरी चीज़ ये प्रेसिडेंट के हवाले से कि जिसके पास जितना रेलिवेंट और जितना स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट होगा, इसकी फेवर में केस आने का बहुत चांस है, और अच्छे वकील की भी ये निशानी होती है। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम देख रहे थे, आई थिंक यहाँ पर थे, कस्टम, ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ, और a custom is a long accepted practice of society. Types: legal custom, binding है, local custom, limited area, universal custom, for example diplomatic immunity, conventional custom, not binding। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली इसकी जो अकसाम है, वो इसकी दो अकसाम है। ठीक है। कस्टम की लीगल है और कन्वेंशनल है। अब आपने इस तरह याद रखना है इसकी नंबरिंग, कि लीगल है, कस्टम है, और कन्वेंशनल है। ये नंबरिंग थोड़ी यहाँ पर गलत हो गई है। तो आगे लीगल की जो सी है, वो आगे लोकल रहती है। ठीक है। इसकी किस्म है लोकल, और लीगल में ही आगे यूनिवर्सल आती है। ठीक है। तो कस्टम की टू टाइप्स है। फर्स्ट है, या आप कह लें लीगल कस्टम, सेकंड है कन्वेंशनल कस्टम। ठीक है। लीगल कस्टम की आगे फर्दर जो है वो लोकल कस्टम और यूनिवर्सल कस्टम में वो डिवाइड है। लोकल जो सा है कस्टम, वो किसी खास एरिया का होता है, किसी के खास एरिया में कोई कस्टम जो सा है वो, उसको आप कहते हैं लोकल कस्टम। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आप कह लें कोई ट्राइबल एरिया, वहाँ पर कोई लोकल कस्टम अबाउट लैंड इनहेरिटेंस कोई फॉलो किए जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह आप कह सकते हैं। तो अच्छा, बाकी जो यूनिवर्सल है
उसमें जिसे आप कहते हैं कि किसी भी मुल्क का जो सफ़ीर वो काबिल इज़्ज़त है, ठीक है। ये तो यूनिवर्सल कस्टम चला आ रहा है, ठीक है। ये इंटरनेशनल लॉ पढ़ने से पहले भी ये था कि सफ़ीर काबिल इज़्ज़त है, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उसको अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। तो और ये पूरी दुनिया पे लागू होता है, ठीक है। ये आप यूनिवर्सल कस्टम के एग्जांपल ले लें। और कन्वेंशनल कस्टम वो होते हैं जो कभी भी फॉलो नहीं होते, जो कानून नहीं बन सकता, उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम्स हैं वो बाइंडिंग कस्टम्स है, बाइंडिंग फोर्स रखते हैं। कन्वेंशनल कस्टम्स के पास बाइंडिंग फोर्स नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जी, ये भी हो गया। डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग फॉर ऑल कोर्ट्स इन पाकिस्तान। बिल्कुल। कस्टम। अच्छा, आगे हम देखते हैं जुरिस्टिक ओपिनियन। जुरिस्ट कहते हैं कानूनदान को, और मॉडर्न जुरिस्प्रूडेंस कहता है अगर कोई कानूनदान अपनी कोई राय देगा तो वो भी कानून का माखज़ है, ठीक है। अब प्रेसिडेंस और जुरिस्टिक ओपिनियन में क्या फ़र्क है? प्रेसिडेंस सिर्फ जज किसी मुकदमे के फैसले के दौरान दे सकता है, जबकि जुरिस्टिक ओपिनियन कोई भी कानूनदान दे सकता है, वो चाहे जज हो या ना हो, ठीक है। अब इस तरह हम ये जो पढ़ रहे हैं मॉडर्न जुरिस्प्रूडेंस बाय सालमन। अब सालमन क्या है? सालमन जुरिस्ट है, इसी का तो सारा हम इसमें पढ़ रहे हैं मॉडर्न जुरिस्प्रूडेंस के अंदर। अब हम वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मॉडर्न जुरिस्प्रूडेंस जुरिस्टिक ओपिनियन को कानून का दर्जा देती है। ये चीज़ आप याद रखें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, लेट्स सी। ये वही वाली बात जो मैंने आपको बताई है। अकॉर्डिंग टू सालमन जुरिस्टिक ओपिनियन इज अ recognized सोर्स ऑफ लॉ। अच्छा, इसमें आपको अगर सोर्सेज पूछे जाए ना तो आपने कहने हैं चार सोर्सेज हैं, फोर सोर्सेज हैं। अगर वो आपको सवाल इस तरह देगा जॉन सालमन के मुताबिक टू बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है, तो उसमें आपके पास है फॉर्मल और मटेरियल, ये आपने कहना है, ठीक है। अगर वो कुछ भी नहीं लिखता तो आपने सोर्सेज जो उनसे वो फोर ही कहने हैं, फोर सोर्सेज है जो हमने डिस्कस किया। अच्छा, नेक्स्ट जो है जनरल कंसेप्ट मॉडर्न स्टूडेंट्स के हवाले से हम इसको देखते हैं। अब इससे सबसे पहले पर्सन, मतलब लॉ में पर्सन क्या कहते हैं, मतलब इसमें अगर हम देखें तो पर्सन कौन है। आम जवाब में तो किसी भी शख्स को आप कह देंगे कि पर्सन है, लेकिन लॉ के अंदर किसी शख्स को इस तरह हम पर्सन ही कह सकते हैं। लॉ में हम कहते हैं पर्सन एनी बीइंग, वो जानदार भी हो सकता है, बेजान भी हो सकता है, जिसके राइट्स और ड्यूटीज़ को हों, ठीक है। वो हो गया पर्सन। हर वो चीज़ जिसके राइट्स और ड्यूटीज़ हों वो पर्सन है, चाहे वो जानदार हो या बेजान। अब इसमें आप देख लें कि एनिमल्स, डेड पर्सन, अनबर्न चिल्ड्रन, अनसॉल्व्ड माइंड्स, ये लीगल पर्सन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें राइट्स तो हैं एनिमल्स के, डेड पर्सन के, अनबर्न चाइल्ड के, अनसॉल्व्ड माइंड्स के, बट इनकी ड्यूटीज़ नहीं है। ड्यूटीज़ ना होने की वजह से ये हम इनको पर्सन नहीं कहेंगे कानून की ज़ुबान में, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन के कंपनीज, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनस, ओके। अब आप एग्जांपल ले लें, इस तरह कोई कंपनी लाइक वापडा, वासा, सुई गैस, ये पर्सन है। क्यों? क्योंकि इनके राइट्स भी है, ड्यूटीज़ भी है, ठीक है। अच्छा, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पोजेशन और ओनरशिप। इसमें क्या फ़र्क है? पोजेशन रिक्वायर्स एनिमस मेंटल इंटेंट प्लस कॉर्पस फिजिकल कंट्रोल। अब कॉर्पस, एनिमस कॉर्पस, इस तरह का सवाल आता है एनिमस कॉर्पस किसके दो एलिमेंट्स हैं, तो ये पोजेशन के दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। पोजेशन के दो एलिमेंट्स कौन से हैं?
एनिमस और कॉर्पस। अब इसका मतलब है कि एनिमस हो और कॉर्पस भी हो तब पोजेशन होगी। कॉर्पस क्या करते हैं, फिजिकल वजूद को। कानून में कॉर्पस कॉर्पस सॉरी जिस्म को कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है एनिमस। इसको ये जहनी एहसास को कहते हैं। ठीक है। एनिमस उनसे मेंटल कंडीशन, एक जहनी एहसास, किसी चीज़ का अपना होने का एहसास, दैट्स कॉल्ड एनिमस। ठीक है। पोजेशन के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, पोजेशन जो होता है उसमें पोजेशन जो आपको इख्तियार देता है वो इख्तियार आपका एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है। जबकि जो ओनरशिप है उसमें आप किसी को चीज़ को बेच सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। और वो आपके पास अनलिमिटेड टाइम के लिए है, अनडिफाइंड यूज़ के लिए। जबकि पोजेशन में लिमिटेड टाइम है, डिफाइंड यूज़ है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है। सो टेकिंग से आप पोजेसर तो बन सकते हैं, ऑनर नहीं बन सकते। मिसाल है, कोई किसी के वालिद का इंतकाल हुआ तो वालिद की प्रॉपर्टी बंदे तक आ जाती है। वो कैसे आती है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑनरशिप को हासिल करने के लिए जो सा है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ लाजमी है। ठीक है। ऑनरशिप हासिल करने का तरीका और पोजेशन हासिल करने का तरीका दोनों अलग अलग है। जी, ये भी हमने देख लिया इसमें। और अब ये देख लें, अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है तो, अगर आपके भाई का मोबाइल फ़ोन है तो आपके पोजेशन में आपके पास है, तो लेकिन आप उसके ओनर तो नहीं हैं। ठीक है। और इसी तरह आप ये कह लें कि आप सिंपल सी एग्जांपल ले लें किराएदार की और मालिक की। ठीक है। तो किराएदार जो सा है वो लिमिटेड टाइम के लिए, डेफिनेट यूज़ है उसका, पहले पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि ये जगह किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, कितनी इस्तेमाल कर सकता है, कितने टाइम के लिए कर सकता है। जो मालिक है उसके पास इख्तियार है डिस्पोज ऑफ करने का, वो चाहे अपनी जगह बेच दे, चाहे वो उसको अ, अपने इस्तेमाल में ले आए, जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, अनलिमिटेड टाइम के लिए, अनडिफाइंड यूज़, किसी भी किस्म का यूज़ कर सकता है। तो ये जो सा है ये डिफरेंस है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ऑनरशिप आती है ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत। इसमें हमने इनहेरिटेंस की एग्जांपल देखी। एमसीक्यू, एनिमेशन, कॉर्बा, लिमिट्स ऑफ पोजीशन, जी ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले डेटरेंट है, रेट्रिब्यूटिव है, रिफॉर्मेटिव है, प्रिवेंटिव है, फिर कंपनसेटरी है। सो बेसिकली इसमें आप कह रहे हैं कि डेटरेंट होता है खौफजदा करना, किसी को जुर्म की इतनी ज़्यादा सख्त सजा दो ताकि वो आगे से करे ना और बाकी भी उसको देख के डर जाए। स्ट्रिक्ट एंटी टेररिज्म पेनल्टीज़, ये आप कह सकते हैं एग्जांपल है। और दूसरा, आजकल आप देखते हैं कि जो लोग ख़वातीन को तंग करते हैं तो उनके साथ सीसीटी क्या कर रही है, तो ये भी इसमें डेटरेंट पनिशमेंट में आती है। ठीक है। तो रेट्रीब्यूटिव जोन्स है, इसको हम कहते हैं, रेट्रीब्यूटिव को मतलब रेट्रीब्यूट कर दो, वापस कर दो। ठीक है। कोई अगर एंड आई फॉर आई, अगर किसी ने किसी का बाजू तोड़ा तो वो उसको उतना ही जो सा है वो नुकसान पहुंचाएगा, कॉपी दी सेम। ठीक है। फिर रिफॉर्मेटिव है। रिफॉर्मेटिव जिस तरह का आपने ये इसका नाम देखा है, रिफॉर्मेटिव। रिफॉर्मेटिव बेसिकली कहते हैं कि लोग, किसी ने अगर चोरी की, किसी ने अगर कोई गलती की है या कोई उसने करप्शन किया, तो ये बेसिकली हमें उनको तालीम देनी चाहिए, हमें उनको रिफॉर्म करना चाहिए माशरे को, ये रिफॉर्मेटिव है। ठीक है। जिस तरह जुवेनाइल ऑफेंडर जो छोटे होते हैं उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया जाता है। प्रिवेंटिव जोन सी है, जिसने जुर्म किया है उसको उठाकर जेल में डाल दो ताकि वो बाकी जुर्म ना कर सके, लॉन्ग लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट आप कह लें। कंपनसेटरी ये है कि जिस तरह ब्लड मनी
दियत के केस में दियत दियत दी जाती है मर्डर केस में, ठीक है। अगर कोई जुर्म करे को पैसे की सूरत में फिर वो पे बैक करेगा। लेकिन ये सारी जो सी थियोरीज है, ये हर एक केस में सब में अप्लाई नहीं कर सकते। डिफरेंट में डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट जो सी है वो थ्योरी अप्लाई होगी। अपने हालात के मुताबिक किस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करना है ये देखा जाएगा, ठीक है। विच थ्योरी फोकसेस ऑन कंपनसेशन टू विक्टिम्स, दैट्स कंपनसेटरी। अच्छा, तो इधर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक वर्ड है मेलिस। मेलिस का मतलब होता है बदनीयती। कहाँ से है? मेलाफाइड इंटेंशन, रॉन्गफुल इंटेंशन से, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। बाकी दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि लॉ की दो ब्रांचेज हैं सालमन के मुताबिक, जनरल लॉ है और स्पेशल लॉ है, ये भी याद रखें आप, ठीक है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट की भी दो ब्रांचेज है, ये भी आप याद रखें, ठीक है। तो लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शंस, तो ये भी आपने याद रखना, कमांड थ्योरी, ठीक है। मतलब उसमें इसका सादा सा मतलब यही है कि कोई भी यहाँ पर कानून मतलब पास होता है, उसमें ये होता है कि अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट है, ठीक है। सैंक्शन आपके लिए पनिशमेंट। लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन, और सॉवरन जो सा है वो आप कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है, ठीक है। वो ऑब्वियसली कोई पास करता है लॉ को, सिटीजन्स पे बाउंड होता है कि वो obey करें, नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ लॉ, आई थिंक ये बताया मैंने आपको, जनरल लॉ, स्पेशल लॉ। आगे ये चीज़ आपने देखनी, राइट इन रैंक और राइट इन पर्सनल। वो चीज़ जो आप पूरी दुनिया से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, वो है राइट इन रैम अगेंस्ट दी वर्ल्ड, ठीक है। लाइक कोई बंदा आपकी चीज़ चोरी नहीं कर सकता, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका आपके घर के आगे आके आपको बुरा भला नहीं कह सकता। जो पूरी दुनिया के खिलाफ जो राइट है वो राइट इन रैम है। राइट इन पर्सनम वो है वो हकूक जो किसी खास शख्स के खिलाफ हों, वो आप किसी खास बंदे से ही क्लेम कर सकते हैं जिसके साथ आपका मामला हो। सादा सा इसकी मिसाल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए जो राइट क्रिएट होता है वो राइट इन पर्सनम होता है, ठीक है। वो आप उसी बंदे से क्लेम कर सकते हैं जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया राइट क्रिएटेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज राइट इन पर्सनम। अच्छा, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं यहाँ पर। लेजिस्लेशन, जिस तरह हमने देखा है, लेजिस्लेशन लॉ मेकिंग, लेजिस्लेशन भी ड्राइव हुआ है टू वर्ड से, लेटिन लेटिन टर्म में। लेजिस मीन्स लॉ, ठीक है। लेशन मीन्स टू मेक और मेकिंग, ये आपने याद रखना है। फिर दूसरा कौन सा है आपने, हाँ, formal declaration of rules by competent forum, that is legislation, ये आपने याद रखना है। फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ रूल्स बाय कॉम्पिटेंट फोरम इज लेजिस्लेशन, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एज पर jurisprudence by सर जॉन सालमंड, critical jurisprudence is commonly known as the science of legislation, natural law, philosophy of law, physical law, तो इसका आंसर है legislation। एक और क्वेश्चन है जो जो पास पेपर में आ चुका है, उसको हम देखते हैं। वो है जी, एज पर jurisprudence by सर जॉन सालमन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन इज द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज itself divisible into two portions। अच्छा, और इसकी हम क्वेश्चन कौन से हैं वो देखते हैं कि पास पेपर्स के क्वेश्चन कौन से हैं जी। नेक्स्ट आप, हाँ, इसमें ये कि एज पर जुरिस्प्रूडेंस बाय सर जॉन सालमन, द एंड्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस आर ब्लैंक इन नंबर एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्पसेस सो सर्व बाय इट।
As per jurisprudence by Sir John Salmon, the ends of criminal justice are four in number and in respect of the purposes so served by it. So 4 is the right answer. Next है जी, as per jurisprudence by Sir John Salmon, the fourth kind of blank law consists of those rules of foreign law which upon occasion are applied even in English courts to the exclusion of English law. इसमें स्पेशल है, मैं दोबारा बताता हूँ. एज पर jurisprudence by Sir John Salmon, the fourth kind of blank law, blank में आता है special law, consists of those rules of foreign law which upon occasion are applied even in English courts to the exclusion of English law. अच्छा, और इसके हम कुछ एमसीक्यूज देख लें जो पास पेपर में आ चुके हैं. अच्छा, ये जी, as per jurisprudence by Sir John Salmon, blank as so defined is rightly treated as a form of mens standing side by side with wrongful intention as a formal ground of responsibility. The right answer is negligence. As per jurisprudence by Sir John Salmon, negligence as so defined is rightly treated as a form of mens standing side by side with wrongful intention as a formal ground of responsibility. जी, आई थिंक ये क्वेश्चन ये भी हो गया. मेरे ख्याल सारे तकरीबन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं. और इसके अलावा मैं देखूं तो अच्छा, जी, एज पर हाँ, एज पर jurisprudence by Sir John Salmon, the means jurisprudence is the science of civil law, that is to say the law of the land. Next है, in jurisprudence by Sir John Salmon, while explaining necessity of the administration of justice, he says, a herd of wolves is quieter and more at one than so many men. So many men ये blank में था, ठीक है. ये आप देख लें कि शुरू ही ऐसे हो रहा है, एज पर jurisprudence या इन jurisprudence by Sir John Salmon. Next है, as per jurisprudence by Sir John Salmon, the law is the body of principles recognized and applied by the state in the option A, administration of justice, B, compliance of rule of law, C, execution of the rule of law, D, state security. Right answer is A, administration of justice. Next question है जी, as per jurisprudence by Sir John Salmon, literally interpreted just in rem means a right against or in respect of a blank. एसोसिएशन है, पर्सन है, कॉर्पोरेट बॉडी है, थिंग है. तो राइट आंसर इज थिंग. तो लास्ट क्वेश्चन ये भी हमने पढ़ा भी है. द टू एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ एक्यूजेशन ऑफ पोजेशन आर एनिमस एंड कॉर्पस. दूसरे ऑप्शन क्या है? मेंजरी एंड एक्टेसरी, एनिमस एंड ऑनरशिप, animus and corpus, none of these. So animus and corpus is the right option. जी, तो ये आज का हमारा सेशन था. तो उसमें हमने कोशिश की है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लें. तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे तो इसमें आपको आसानी हो जाएगी और उम्मीद है कि इसमें से आपको 3-4 मार्क्स आ जाएंगे. अल्लाह हाफिज़.